नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर 2025 की अपनी यात्रा साझा की है, जिसमें महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और लोगों के साथ दिल को छू लेने वाली मुलाकातों की तस्वीरें दिखाई गई है। पीएम मोदी की 2025 की यात्राओं में पवित्र मंदिरों, प्रयागराज, महाकुंभ, सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लोगों पर केंद्रित कार्यक्रमों का दौरा शामिल है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पर प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान कथित तौर पर बुजुर्ग की मौत को लेकर परिजनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है। पुरुलिया के मृत मतदाता दुर्जन माझी के बेटे कन्हई माझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वो कोलकाता में ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद वो भाजपा के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह आज कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारत सरकार कैलेंडर का विमोचन किया। इस बार की मुख्य थीम भारत 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि है। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश में कई नए सुधार हुए हैं। नए टैक्स सुधारों ने भारत की ग्रोथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि कैलेंडर के इस बार की थीम भारत के विश्वास को दर्शाती है। भारत अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर रहा है। गणतंत्र दिवस 2026 पर इस बार कर्तव्य पथ पर एक खास और भावनात्मक दृश्य देखने को मिलेगा। भारतीय सेना के पशु दस्ते पहली बार इतने बड़े और संगठित रूप में परेड में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर ये पशु न केवल सेना की ताकत दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि देश की रक्षा में उनके योगदान को कितनी अहम जगह दी जाती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार के अत्याचार और गुंडागर्दी का खामियाजा लोकतंत्र को भुगतना पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्किल इंडिया मिशन की पहल स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस के तहत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 1 जनवरी को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र आरबीसीसी में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति एआई प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों और सांसदों सहित शिक्षार्थियों को एआई प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और भविष्य में एआई प्रवीणता कार्यक्रमों में युवाओं को भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान स्किल द नेशन चैलेंज आरंभ करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में नियुक्ति प्रमाण पत्र कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नए भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस में सेकंड ऑफिसर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मकर संक्रांति त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 11 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार त्योहार के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें 7 जनवरी से 12 जनवरी तक चलाई जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज ही की शुभ तिथि पर 2 वर्ष पूर्व 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आज शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद।
ये प्रतिबंध न्यू ईयर का जश्न खत्म होने तक रहेगा जारी। कनॉट प्लेस के इनर मिडिल या आउटर सर्कल में किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं होगी, ताकि जाम से बचा जा सके और लोग बिना किसी रुकावट के जश्न मना सकें। घने कोहरे की वजह से ट्रेन संचालन प्रभावित हो रहा है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की लाइव मॉनिटरिंग के जरिए स्थिति पर नजर बनाई हुई है। ट्रेन लेट होने से प्रभावित यात्रियों के लिए रेलवे ने ट्रेनों में भोजन की व्यवस्था भी की है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से फैली उल्टी दस्त की बीमारी से 8 नागरिकों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा बाकी मरीजों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते विमान संचालन प्रभावित हुआ है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से बड़ी संख्या में उड़ानें लेट हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर ने लोगों से फ्लाइट शेड्यूल जांच कर ही एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की है। जयपुर के ऐतिहासिक धरोहरें, किले और महल देश विदेश से आए सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। सैलानी यहां की संस्कृति, विरासत और खूबसूरती का भरपूर आनंद ले रहे हैं। नए साल से पहले वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हरिद्वार के श्री माता मनसा देवी मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एंजल चकमा हत्याकांड में देहरादून पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि एसपी ग्रामीण पंकज गौरेला की अध्यक्षता में गठित एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किए हैं। वहीं मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं से अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी गई हैं। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीबीजी रामजी मॉडल के तहत राज्यों को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है, जो पहले के मनरेगा मॉडल की तुलना में अधिक कुशल और आवश्यकता आधारित आवंटन प्रणाली पर आधारित है। सौम्यकांति घोष ने कहा है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले और अधिक आवश्यकता वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा फंड दिए जाने का प्रावधान होगा। बिहार भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज पटना के राजवंशी नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के कई मंत्री स्वर्गीय सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और सूर्योदय के साथ ही 31 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई के भी दिन की शुरुआत साल के आखिरी सूर्योदय के साथ हुई। राजस्थान में इस वक्त ठंड की वजह से तापमान काफी कम बना हुआ है, पर वहां भी साल के आखिरी दिन सूर्योदय की लालिमा ने गुलाबी नगरी जयपुर को और भी खूबसूरत बना दिया है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
2025 बहुत बड़ा स्वर्णिम अध्याय लिखता हुआ नजर आया है। कैसा रहा ये साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से? मोदी 3.0, ये जो 3.0 का महत्वपूर्ण स्लाइड रहेगी रिफॉर्म्स। द रिलायबल सस्टेन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द टाइम्स टू कम विल बी न्यूक्लियर। आज हमारी लगभग 8-9 बिलियन US$ स्पेस इकोनॉमी है कि अगले 8-10 वर्षों में 40-45 बिलियन US$ तक पहुंच जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत ज्यादा उपयोगी तो लगता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ चुनौतियां भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव टू बी यूज्ड इंटेलिजेंटली। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर पूर्वी भारत समेत देश का अधिकांश हिस्सा ठंड की चपेट में। कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में शीतलहर की आशंका है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा चिल्ली-कला के 40 दिन का समय खत्म होने से पहले मौसम विभाग ने आज और 1 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर मध्यम हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। नए साल के स्वागत के लिए सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों का जोश 7वें आसमान पर है। चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही है कि इस बार नए साल का जश्न पहाड़ों पर बेहद खास होने वाला है। देश के अलग अलग शहरों से खास तौर पर लोग नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंच रहे हैं। पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यू ईयर से ठीक पहले दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने जब्त की 10 करोड़ की हेरोइन की बड़ी खेप। साल के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर खुले। निफ्टी 68 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 26,007 पर खुला, तो सेंसेक्स 206 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 84,881 पर खुला। ब्रोकरेज हाउसेस के अनुसार भारतीय शेयर बाजार अपने आने वाले वर्षों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। दिसंबर 2026 तक सेंसेक्स 1,07,000 के स्तर पर जा सकता है, जो मौजूदा स्तर के करीब 26% की तेजी को दिखाता है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक अहम चेतावनी जारी की है। बीएसई ने कहा है कि बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के निवेश या ट्रेडिंग सलाह देने वालों से निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। सरकार की वार्षिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। सरकार के मुताबिक भारत की जीडीपी का आकार 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में विकास दर 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रही है। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने कंपनियों के आईटीआर भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब कंपनी 31 जनवरी तक अपना आईटीआर फाइनेंशियल डिटेल का खुलासा कर सकती है। भारत अब एआई के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत अगले 4 वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया है। इसके साथ ही देश में 38,000 जीपीयू भी लगाए गए हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि मजबूत कंप्यूटिंग सुविधाएं बनाई जाएं, भारत में ही एआई मॉडल तैयार हो और स्टार्टअप्स को पूरा सहयोग मिले। इससे आम लोगों को फायदा होगा। भारत में 1800 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिनमें से 500 से अधिक एआई पर काम करते हैं। वहीं देश में अब 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और पिछले साल शुरू किए गए करीब 89% स्टार्टअप्स ने एआई का इस्तेमाल किया है। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर में बड़ी प्रगति की है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। 2014 से पूर्वोत्तर में 1679 किलोमीटर से अधिक के रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। रेलवे मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पूर्वोत्तर में 2500 रूट किलोमीटर से अधिक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। 470 से अधिक रोड, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में 11 कैपिटल मार्केट डील्स के जरिए 17,867 करोड़ रुपए जुटाए। इक्विरस कैपिटल की रिपोर्ट में कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर ने वित्त वर्ष 18 से 72,331 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। मजबूत आर्थिक ग्रोथ और खपत की वजह से भारत का रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत बना हुआ है। सोने और चांदी में साल के आखिरी दिन भी गिरावट है। आज सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव लुढ़ककर 1,36,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत 2,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, सैलरी टैक्स और घर के खर्च से जुड़े कई बदलाव लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर में होगा। अब क्रेडिट ब्यूरो ग्राहकों का डेटा हर सप्ताह अपडेट करेंगे। पहले यह हर 15 दिन में होता था। डिजिटल पेमेंट पर भी नजर रखी जाएगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बैंक जांच बढ़ाएंगे और इसके साथ ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए सिम वेरिफिकेशन के नियम सख्त होंगे ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। 7वीं पे कमीशन की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और इसलिए 8वीं पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। फसल बीमा में अच्छा बदलाव आएगा। पीएम किसान फसल बीमा योजना में अब जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी कवर किया जाएगा, लेकिन इसके लिए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटों के अंदर देनी होगी। 1 जनवरी से एलपीजी, कमर्शियल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बदलेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूएई और सऊदी अरब के शीर्ष डिप्लोमेट्स से फोन पर बातचीत की। चर्चा में यमन की बिगड़ती स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार हुआ। रूबियो ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से यमन संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा की। इस दौरान मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने के लिए समन्वय पर जोर दिया गया। अमेरिका ने यमन में जारी दशक भर पुराने संघर्ष को मानवता के लिए गंभीर संकट बताया। इसके समाधान के लिए क्षेत्रीय साझेदारों के साथ राजनयिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ईरान में बढ़ती महंगाई और गिरती मुद्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। आंदोलन कई विश्वविद्यालयों तक फैल चुका है, जहां छात्र व्यापारियों के साथ सड़कों पर उतरे। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश की, लेकिन असंतोष कम नहीं हो रहा है। 2025 में रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले लगभग आधी हो चुकी है और महंगाई 42.5% तक पहुंच गई है। अमेरिकी प्रतिबंधों और इजराइल की संभावित सैन्य धमकियों से हालात और तनावपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक संकट के चलते विरोध प्रदर्शन और व्यापक हो सकते हैं। अमेरिका ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े आरोपों में ईरान और वेनेजुएला के 10 लोगों व कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रेजरी विभाग ने इसे अमेरिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। प्रतिबंधों में वेनेजुएला की एक कंपनी और उसके चेयरमैन पर ईरान से ड्रोन खरीदने का आरोप शामिल है। वहीं 3 ईरानी नागरिकों पर मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की खरीद से जुड़े होने का आरोप भी लगाया गया है। पेरू में मंगलवार को माचू पिचू के इंका किले की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर 2 पर्यटक ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रेन चालक की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कई घायलों की हालत गंभीर है और इनमें विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव दल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गिनी में सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता में आए 41 वर्षीय
ममाडी डोम्बोया को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। मंगलवार को घोषित अंतरिम चुनावी परिणामों के अनुसार डोम्बोया ने भारी बहुमत हासिल किया है। चीनी सेना ने ताइवान के आसपास लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। जस्टिस मिशन 2025 नामक इस ड्रिल में वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स शामिल रही। चीन ने उत्तरी और दक्षिणी समुद्री क्षेत्रों में रॉकेट फायर कर घेराबंदी का अभ्यास किया। ताइवान के राष्ट्रपति ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने वाला कदम बताया। अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह के अटॉर्नी जनरल ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कंपनी पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से मुनाफा कमाने का आरोप है। मुकदमे में कहा गया है कि मेटा ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आरोप यह भी है कि कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर जोखिम में डाला। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रनों से हरा दिया। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये तीसरा मौका है जब भारतीय टीम ने 5 मैच की सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। ताजा जारी आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग्स में शेफाली वर्मा 4 स्थान चढ़कर 6ठे स्थान पर आ गई हैं। शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 3 अर्धशतक लगाए और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गईं। रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजों की रैंकिंग में 8 स्थान बढ़कर संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर आ गई हैं। रेणुका ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी20 मैच में 21 रन देकर 4 विकेट लिए थे। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दीप्ति शर्मा ने पिछले सप्ताह ही शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया था। भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर श्री चरनी की रैंकिंग में भी काफी सुधार हुआ है। वो 17 स्थान के फायदे के साथ 52वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वैष्णवी शर्मा ने रैंकिंग्स में लंबी छलांग लगाई है। अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने वाली वैष्णवी 390 स्थान की छलांग लगाकर 124वें स्थान पर आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बधाई दी है। अर्जुन ने हाल ही में फीडे रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ईडन गार्डन्स की पिच को संतोषजनक करार दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पिच को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड की 2026 की टी20 विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय प्रोविजनल टीम में शामिल किया गया है। आर्चर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तीसरे टेस्ट के बाद एशेज से बाहर हो गए थे। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कहा है कि वो अभी ये नहीं बता सकते कि वो कितने समय तक शीर्ष स्तर के टेनिस में भाग लेते रहेंगे। जोकोविच ने आगे कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि वो 2028 के ओलंपिक में कोर्ट पर उतरें। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में आर्सेनल ने एस्टन विला को 4-1 से मात दी। इस जीत के साथ आर्सेनल ने लीग में शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त के साथ साल का अंत किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और बोर्नमथ ने 2-2 से ड्रॉ खेला। बोर्नमथ के फॉरवर्ड सैमेन्यो ने टीम के लिए दोनों गोल किए। रियल मैड्रिड के मंगलवार को एक ओपन ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। टीम के प्रशंसकों को भी यह सेशन देखने का मौका मिला। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही सेनेगल ने बेनिन को 3-0 से मात दी। इस जीत के साथ सेनेगल ग्रुप डी में शीर्ष पर रही। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।